नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। हमारा सॉल्यूशन यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा और वो रहेगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। कई बार क्या होता है कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी का मतलब जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, तो इस तरह से कई बार बाइनरी सॉल्यूशंस एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर बना देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। हम पॉइंट आउट करेंगे ताकि इसको अच्छे से समझ सके। अगर हम बात करें एजियोट्रोपिक मिक्सचर की, तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है इसके लिए सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन सिर्फ क्या बना सकता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना सकता है। कहने का मतलब हमारे पास क्या हो, एक तो सॉल्यूट हो और एक हमारे पास क्या हो प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट हो। एक तो हमारे पास क्या हो प्यारे बच्चों, सॉल्यूट, और दूसरा हमारे पास क्या हो प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट हो। कहने का मतलब एक सॉल्यूट हो और दूसरा हमारे पास क्या हो, सॉल्वेंट हो। एक से ज्यादा सॉल्यूट हो या फिर एक से ज्यादा सॉल्वेंट हो, वो कभी भी क्या नहीं बना सकते, वो कभी भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बना सकते। तो सबसे पहला पॉइंट हम ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कंपटीशंस के अंदर, तो यहाँ पे हम बात ध्यान रखेंगे कि हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा कर सकता है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाए जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इनकी जो कंपोजिशंस होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं हैव द कांस्टेंट कंपोजिशंस। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के चले, सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे इथेनॉल को अगर मैं वाटर में डालता हूं, वाटर के अंदर एक्चुअली में इनकी जो कंपोजिशंस होनी चाहिए वो एक फिक्स कंपोजिशंस होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं ये कहूं कि 95% अगर इथेनॉल हो प्लस 5% अगर उसके अंदर वाटर है तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अगर इसके अलावा कोई भी कंपोजिशन हो, कहने का मतलब 90% इथेनॉल और अगर 10% वाटर हो तो हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनेगा। हमेशा ही इसकी कंपोजिशंस क्या होनी चाहिए, अगर आप इथेनॉल को अगर वाटर में डालते हो, इस रेशियो में डालते हो, इस कंपोजिशंस में डालते हो, तो ही आपका क्या बनेगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। यानी कि मैंने यहां पे लिख दिया इसके अंदर कि हैव द कांस्टेंट कंपोजिशंस, यानी कि इसको बनाने के लिए जो कंपोजिशंस रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये नहीं कि आप किसी भी आप 80-20 या 70-30 पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बना सकते। मैंने आपको दो पॉइंट बताया कि सॉल्यूशन बाइनरी होना चाहिए, दूसरा मैंने बताया कि कंपोजिशंस क्या होनी चाहिए, इसके अंदर कांस्टेंट होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, अगर कांस्टेंट कंपोजिशन होगी तो उस टाइम पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। आपको इस बात का पता है प्यारे बच्चों कि आपका जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूं इथेनॉल की, तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्यारे बच्चों कितना रहेगा, यहाँ पे वो रहेगा इसके अंदर 352 केल्विन रहेगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही इसके अंदर 373 केल्विन रहेगा। बट जैसे आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है उस टाइम इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होगा। वो क्या रहेगा, इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लेंगे और उसके लिए मैं आपको बता देता हूं इसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो कितना रहेगा इसके अंदर, वो एक्चुअल में जो रहेगा 351 केल्विन रहेगा। कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 351 केल्विन रहेगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जो हम बात कर लेते हैं, एक पॉइंट और भी नोट करेंगे यहाँ पे, प्यारे बच्चों, वो रहेगा यहाँ पे
कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस नॉट पॉसिबल्स। एक्चुअल में जैसे आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है तो उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करना पॉसिबल नहीं रहेगा, यानी कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस नहीं करवा सकते। मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों कि क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, वो हम डिटेल्स में करेंगे यहाँ पे कि क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस का मतलब क्या होता है मैं यहीं पे बता के चलूंगा आपको कि एक्चुअल में क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, क्यों नहीं होता। इसके लिए पहले रीजंस लिख लेते हैं क्यों नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग, जैसे हमने एक कंटेनर लिया, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे मैंने दोनों लिक्विड डाल दिए। इसके अंदर दोनों लिक्विड का मतलब प्यारे बच्चों इथेनॉल भी डाल दिया, C2H5OH इथेनॉल भी डाल दिया और H2O भी डाल दिया। अब आपको पता है प्यारे बच्चों कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है इसके अंदर, वो कितना रहेगा, इसके अंदर 352 केल्विन रहेगा। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कितना रहेगा, 373 केल्विन रहेगा, या आप 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। तो इस तरह से दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां से क्लोज कर दिया और एक पाइप, यानी कि एक जैसी हमने ट्यूब लगाई और उस ट्यूब को किसी अदर कंटेनर के साथ में क्या कर दिया प्यारे बच्चों, अटैच कर दिया। आप इसको जैसे बॉइल अप करोगे, आप इसको जैसे ही बॉइल अप करोगे तो जैसे टेम्परेचर कहां पे पहुंच जाता है, 352 केल्विन पे पहुंच जाता है। आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, 352 केल्विन पे पहुंच जाता है, तो हमारा जो इथेनॉल है ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये गैस यहां से जाकर के क्या इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब इस टेम्परेचर पे हम इथेनॉल को सेपरेट कर लेंगे, किससे, वाटर से। वाटर हमारा यहां रह जाएगा, इथेनॉल हमारा कलेक्ट कहां हो जाएगा, इस कंटेनर में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। अगर आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हो, इस कंपोजिशंस पे अगर आप 352 पे इथेनॉल को अगर सेपरेट करना चाहोगे वाटर से तो नहीं होगा। यही पॉइंट मैंने लिखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस नॉट पॉसिबल इन द एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्यों नहीं होता वो मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या होता है, जो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए कंपोनेंट होते हैं किसके अंदर, लिक्विड फेज के अंदर। लिक्विड फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं कंपोनेंट के हमेशा इक्वल होते हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए कंपोनेंट इन गैसियस फेज। इन गैसियस फेज कहने का मतलब जो गैस के अंदर जो उसी के मोल फ्रैक्शन से कंपोनेंट के हमेशा बराबर होते हैं जितने मोल फ्रैक्शन लिक्विड के होते हैं। इसी तरह बी कंपोनेंट की भी बात कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी कंपोनेंट इन गैसिज फेज, इन गैसिज फेज। इसी वजह से ये क्या नहीं होते, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं करते। अगर इसकी बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम बात कर लेते हैं ये हमारे पास ए कंपोनेंट है, ये हमारे पास बी कंपोनेंट है, यूं कहें कि C2H5OH, इसके मैंने क्या मान लिया इसके अंदर कि यहाँ पे इसके कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस कितने लिक्विड के अंदर, वो 0.4 हमारे मोल फ्रैक्शंस है। तो नेचुरल सी बात है कि दोनों का सम जो होता है ना, XA + XB, वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे वाटर के अपने आप कितने बन जाएंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमेशा ही कितने बन जाएंगे, 1 - 0.4 तो कितना बन जाएगा, 0.6 बन जाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से क्या होगे, यहाँ पे ये तो किसके रहेंगे, इसके अंदर ये मोल फ्रैक्शंस रहेंगे इथेनॉल्स के लिक्विड के अंदर, ये मोल फ्रैक्शंस किसके रहेंगे, वाटर के रहेंगे, किसके अंदर, लिक्विड फेज के अंदर। अगर हम यहाँ पे गैसियस फेज की बात करें तो गैसियस फेज में जो YA रहेगा वो मान लेते हैं कि 0.2 है, तो उस टाइम पे YB जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0.8 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है वो इक्वल नहीं रहेंगी, वो क्या नहीं रहेंगी इसके अंदर, इनकी मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, इसके अंदर ये वैल्यू हटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो होते हैं वो इक्वल नहीं होंगे। किसके इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पे YA
के इक्वल नहीं होंगे और ये जो रहेंगे वाई बी के इक्वल नहीं होंगे। वाई ए की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे इथेनॉल लिख सकते हो, C2H5OH। कहने का मतलब ये जो मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथेनॉल इन गैसियस फेज, मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथेनॉल इन लिक्विड फेज इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से यहाँ पे लिखी बी की जगह मैं क्या लिख देता हूं, H2O लिख देता हूं, यानी कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर इन गैसियस फेज, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज, ये इक्वल नहीं होंगे। नहीं होंगे तो इनको क्या किया जा सकता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करवाया जा सकता है। क्या करवाया जा सकता है प्यारे बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करवाया जा सकता है। तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस हो सकता है, अगर ये दोनों इक्वल है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस नहीं हो सकता, जैसा कि किसमें होता है, हमारे एजियोट्रोपिक मिक्सचर के अंदर होता है। तो इस तरह से आप इन सभी को इकट्ठा कर करके आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशंस भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे इसके अंदर कि इट इज एप्लीकेबल ओनली इन बाइनरी सॉल्यूशंस व्हिच हैव द कांस्टेंट कंपोजिशन, हैव द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट व्हिच आर नॉट सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। तो इस तरह से आप कलेक्टिवली इकट्ठा करके क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन भी कर सकते हो। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करवाया ताकि आप आसानी से इसको क्या कर सके, मगअप कर सके, इसको अच्छे से आप याद कर सके। मैं दोबारा से रिपीट कर सकता हूं, दोबारा से रिपीट करता हूं कि बाइनरी सॉल्यूशंस होता है वो सिर्फ शो करेगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। कांस्टेंट इनकी क्या होनी चाहिए, कंपोजिशन। कहने का मतलब 95%, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं 95% इथेनॉल 5% वाटर अगर है तो वो क्या शो करेगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अगर इस कंपोजिशंस को थोड़ा सा भी चेंज कर देते हो तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं होगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, जैसा कि दो कंपोनेंट है, इथेनॉल का अलग है, वाटर का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, बट जैसे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना देगा तो उस टाइम पे एक ही बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, जैसा कि मैंने लिखा हुआ 351। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस नहीं करवाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, XA जो होता है YA के बराबर होता है और XB जो होता है YB के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इनको सेपरेट नहीं करवा सकते। तो नेक्स्ट जो हम बात करें कि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है प्यारे बच्चों वो दो तरह का होता है। अगर हम क्लासिफिकेशंस करें एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तो वो दो तरह का होता है प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस की अगर बात करें, क्लासिफिकेशंस ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो दो तरह का रहेगा प्यारे बच्चों। और वो कौन कौन सा रहेगा इसके अंदर, वो मैं नोट करवा देता हूं। इसके अंदर सबसे पहला रहेगा इसके अंदर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। सबसे पहला क्या रहेगा इसके अंदर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा ही क्या होता है, वो पॉजिटिव डाइल्यूटेड होता है। वो क्या होता है हमेशा ही, मैं यहां पे नोट करवा देता हूं इसके अंदर, वो क्या होता है हमेशा ही पॉजिटिव डेविएटेड होता है। आप जो पढ़ के आए हो इसके अंदर, आपने रोल्स लॉ पढ़ के आए हो प्यारे बच्चों, वहां पे आपने पढ़ा है इसके अंदर रोल्स लॉ भी पढ़ा है आपने, जो आइडियल और नॉन आइडियल भी पढ़ा है। जो नॉन आइडियल होता है वो एक्चुअल में क्या शो करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होता है वो क्या होता है इसके अंदर, पॉजिटिव डेविएटेड होता है। पहली बात तो इसके अंदर ये नोट करेंगे। दूसरा आप इसी के अंदर जो पॉइंट आउट करेंगे वो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो क्या रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा 95% 95% इथेनॉल इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि 95% इसके अंदर इथेनॉल है और 5% वाटर है। ये एक्चुअल में एक एग्जाम्पल है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का। किसका एग्जाम्पल रहेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का। तो सेकेंडली जो प्यारे बच्चों में नोट करवा देता हूं, दूसरा रहेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। दूसरा क्या रहेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, बॉइलिंग एजियोट्रोप्स।
कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स दो तरह के रहेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, ये जो होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव डेविएटेड होता है, नेगेटिव डेविएटेड होता है। हम दो तरह के पढ़ के आए हैं, पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिव डेविएटेड। ये जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव डेविएटेड होता है। और इसका जो एग्जांपल लेते हैं वो लेंगे इसके अंदर 68% HNO3 इन वाटर। इसका जो एग्जांपल क्या लेंगे, आपने ना दो तरह के पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको करवाए थे, जिनमें से मैंने एक एक एग्जांपल यहाँ पे उठा लिया प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। आपको मैं बता देता हूं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या पॉजिटिव डेविएशंस किस तरह से शो करते थे। आपने ना रॉल्स लॉ का ग्राफ किया था प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरह से किया था। आपने वहां पे किया था, ये हमने ग्राफ किया था। यहां पे हम क्या ले लेते थे इसके अंदर, प्रेशर, और यहां पे हमने क्या लिया था प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शंस। क्लियर है? यहां पे जो हम क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर, ये जो हम ले लेते हैं XC2H5OH, क्योंकि हमने एग्जांपल किसका लिया है, इथेनॉल का। और इस कॉर्नर पे ये मैं कितना ले लेता हूं, इसको ये ले लेता हूं मैं 1। कितना ले लेता हूं, 1। और इसी जगह पे जो XH2 है प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको हटा करके लिख देता हूं, यानी कि यहां पे इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास XC2H5OH, वो मैं ले लेता हूं 1। और इसी जगह पे अगर बात करें फिर H2O की, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे XC2H5OH की अगर बात करें तो हो जाएगा 0। और हमारे अगर बात करें H2O की तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से वो टेम्परेचर आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 100%, यानी कि यहाँ पे क्या हमारे पास 100% हमारे पास क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल 100% है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये मैंने कम ले लिया। बॉइलिंग पॉइंट मैंने पहले भी लिखवाया हुआ प्यारे बच्चों, कितना लिया, कम ले लिया। इसको मैंने नोट करवा दिया इसके अंदर कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 352 केल्विन है। कितना है, 352 केल्विन। क्योंकि यहाँ पे तो वाटर तो है ही नहीं इसके अंदर, यहाँ पे 100% क्या है हमारे पास से 100% इथेनॉल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इथेनॉल क्या है, इथेनॉल 0 है। और H2O जो है यहाँ पे 100% है, तो इसके अंदर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखवाया था हमने प्यारे बच्चों, 373 केल्विन। ये बात मैं समझता हूं कि सभी बच्चे अच्छे से समझने लग रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जहां पे 100% इथेनॉल है वो कितना लिख दिया मैंने इसके अंदर, इसका बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया यहाँ पे 352 केल्विन। और इसके यहाँ पे वेपर प्रेशर है। यहाँ पे जो हम बात करते हैं ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, जहां पे इसके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होंगे। अगर जैसे जैसे हम इस साइड से इस साइड जाएंगे, कहने का मतलब यहाँ से क्या है, 100% हमारा इथेनॉल इस साइड जाएंगे तो 99%, यहाँ पे 98, 97, 95, 90 इस तरह से मूव करते जाएंगे। हमने करना क्या है, कॉम्पोजिशन फिक्स प्रिपेयर करनी है। कहने का मतलब ये हमारी फिक्स कॉम्पोजिशन है 95% इथेनॉल। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कुछ इस तरह से मिलेंगे हमें इसके अंदर कि यहाँ पे आपने पता है इसके अंदर कि ये क्या है, पॉजिटिव डेविएटेड। पॉजिटिव डेविएटेड है तो कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा। ये मैं अच्छे से कर देता हूं प्यारे बच्चों, ये ग्राफ जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर है? कहने का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेंगे, पॉजिटिव डेविएट है, वेपर प्रेशर क्या होंगे, बढ़ेंगे इसके अंदर जैसे जैसे हम इसके अंदर किसकी तरफ जाएंगे, 95% वो पिक पॉइंट होगा जहां पे वेपर प्रेशर क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। क्या होंगे वहां पे, सबसे ज्यादा होंगे। कहने का मतलब मैंने 1%, 2%, 3%, 4% और 5% जैसे वाटर मिलाया, तो जैसे ही 5% बढ़ता तो उस टाइम पे हमारा जो होगा वो बिल्कुल पिक पॉइंट पे होगा। वो क्या होगा इसके अंदर, पिक पॉइंट पे होगा। मैं इसको दोबारा से करवा देता हूँ प्यारे बच्चों। ये जो हमने लिया इसके अंदर, ये इस तरह से लिया।
क्लियर है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होंगे वो किस पे रहेंगे, 95% इथेनॉल और 5% क्या होगा, वाटर होगा। तो ये जो हमारा ग्राफ था, अब इसको क्या देखते हैं हम, इसी के पैरेलल में, इसी के नीचे जो हम ले लेते हैं एक ग्राफ और ले लेते हैं, इसी को हम अच्छे से करवाने के लिए हमने क्या किया, इसी को शो कर देते हैं इसके अंदर, ये हमने लिया दूसरा, इसी को हम शो कर देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है तो इसी को मैं सीधा लेके चलता हूँ इसके अंदर कि वो कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे अटैच कर दिया और ये किसके बीच में कर दिया, एक्स के बीच में और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ले लिया। किसके बीच में, एक्स के बीच में और टेम्परेचर, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर है किसका, ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर रहेगा वो किसका रहेगा इसके अंदर, इथेनॉल का, जो कि कितना रहेगा 352 रहेगा। ये जो रहेगा इसके अंदर वो क्या रहेगा, यहाँ पे ये जो रहेगा इसके अंदर वो किसका रहेगा, यहाँ पे जो हम बात कर लेते हैं वाटर का, तो क्या रहेगा इसके अंदर, वाटर का, H2O का रहेगा प्यारे बच्चों, किसका रहेगा, वाटर का, जो कि हमें पता है कितना रहेगा 373 केल्विन रहेगा। तो इस तरह से जो हम देखते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों कि हमारा जो है ये मैक्सिमम, देखो आपको इस बात का पता है कि ज्यादा अगर वेपर प्रेशर बनती है इस पॉइंट पे तो हमें वहां पे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, और हमारा ग्राफ क्या होगा इसके अंदर, वो कुछ इस तरह से जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये वो पॉइंट है जहां पे 5% वाटर है, 95% क्या है, इथेनॉल है, वहां पे वेपर बहुत ज्यादा बनेंगे, ज्यादा वेपर बनेंगे तो नेचुरल सी बात है हमें टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। और इस स्टेज के ऊपर क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 केल्विन हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। कहने का मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे बॉइलिंग पॉइंट नीचे स्टेज पे होगा। और इसका अकेले का कितना था 352 केल्विन, इसका अकेले का कितना था वाटर का 373 केल्विन, बट 95% इथेनॉल और 5% अगर वाटर मिला देते तो कितना बन जाता है, 351 केल्विन बन जाता है। क्योंकि ज्यादा वेपर बने हैं, जितने स्टेज पर वेपर ज्यादा बनेंगे उतना ही, कहने का मतलब वेपर प्रेशर जल्दी अचीव करेगा किसको, अपने बॉइलिंग पॉइंट को। वो कितना रहेगा इसके अंदर 351 केल्विन पे, ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलेंगे। मैं समझता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से वीडियो को देखिए, मैं भी दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एक्चुअल में 95% इथेनॉल और 5% वाटर की स्टेज पे वेपर ज्यादा बढ़ेंगे तो हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, और वो ये स्टेज रहेगी जहां पे बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसी तरह से मैक्सिमम की अगर बात कर ले तो मैक्सिमम को भी हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या लिया, इसके अंदर ग्राफ लिया, किसके बीच में, ये एक्स रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा इसके अंदर प्रेशर रहेगा। अगर इसी तरह से हम बात कर लेते हैं, इसी तरह से हमने बात की, यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया हमने, इसके अंदर 68% HNO3 को अगर वाटर में ऐड करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इसके अंदर कि ये X है HNO3 और ये मान लिया हमने 1। उस स्टेज पे वाटर कितना रहेगा इसके अंदर, वाटर जो रहेगा प्यारे बच्चों कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, यानी कि यहाँ पे 100% हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 359 केल्विन होता है प्यारे बच्चों, 359 केल्विन होता है। अब जैसे जैसे इस साइड मूव करेंगे तो इस साइड हमारे पास क्या होगा, XHNO3 जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 0, और XH2 जो रहेगा इसके अंदर वो कितना हो जाएगा 1। हमें इस बात का पता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 373 केल्विन रहेगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम जो देखते हैं कि हमारा जो होना चाहिए था ये ग्राफ इसके अंदर होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन है। ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन। कहने का मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे मैक्सिमम एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वाटर और HNO3 जो है वो बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड होगा। वो कौन सी स्टेज होगी, वो रहेगी 68%, और 68% पे जाते हमारा क्या होगा इसके अंदर प्यारे बच्चों, ये जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे वाटर डालते जाएंगे तो ये पॉइंट आएगा इसके अंदर, यहां पे क्या होगा, यहां पे 68% हमारा HNO3 रहेगा और H2 जो रहेगा 32% रहेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो वेपर क्या बनेंगे, बहुत
कम बनने वाले हैं, और वेपर कम बनेंगे तो हमें टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं इसी में से ग्राफ बना देता हूं इसके अंदर प्यारे बच्चों। तो वो कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट रहेगा किसके लिए, 359 केल्विन, जो कि एसिटिक एसिड के लिए रहेगा। ये बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए रहेगा, वाटर के लिए रहेगा, जो कि 373 केल्विन होगा। और यहाँ पे जो हम देखते हैं तो उस स्टेज पे जो है, इसको मैं नीचे लेकर के चलता हूँ इस स्टेज पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। हमें क्या देना पड़ेगा इसके अंदर, मैक्सिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा इसके अंदर। और वो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा इस स्टेज पे, वो मैं आपको लिखवा देता हूं प्यारे बच्चों, क्यों कितना देना पड़ेगा, वो हमें देना पड़ेगा 394 केल्विन देना पड़ेगा। कहने का मतलब अकेला वाटर होता तो 373 केल्विन पे बॉइल अप करता, अगर अकेला एसिटिक एसिड होता तो 359 पे वो क्या करता, बॉइल अप करता। बट जैसे हमने क्या कर दिया, 32 वाटर 68% इसके अंदर HNO3 मिक्स कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इतनी ज्यादा अट्रैक्शंस होती है कि वेपर नहीं बन पाते, बहुत कम वेपर बनेंगे। इसलिए हमें वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अचीव करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और वो टेम्परेचर क्या रहेगा, 394 केल्विन टेम्परेचर रहेगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पे एक फिक्स कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा, बाइनरी सॉल्यूशन ही ऐसा शो कर सकता है, और उस टाइम पे वेपर फेज जो होते हैं या लिक्विड फेज और गैस फेज के जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस तरह से दो तरह की जो शो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे से करेंगे, ये यूनिट लगभग खत्म है। इसके अलावा हम 2 लेक्चर लेंगे, एक लेक्चर लेंगे हम यहाँ पे, वो लेंगे न्यूमेरिकल्स का, और एक लेक्चर लेंगे प्यारे बच्चों, वो लेंगे वेपर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कई बच्चों का मैसेज आया कि ये टॉपिक दोबारा करवाया जाए, तो हम रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोबारा से करेंगे प्यारे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं।